Hello my dear friends, myself Vinod Dwivedi once again welcome to all of you to this channel Raj English Learning Classes. In this channel today I am going to tell you about an important chapter named Verb Subject Agreement. Verb Subject Agreement. वर्ब सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट, इसे हम एक और नाम से कह सकते हैं कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट। तो यहां पर तात्पर्य क्या है कि इंग्लिश का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पर वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। आप कह सकते हो कि एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, एन इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इज दैट, वो क्या है कि इन दिस चैप्टर द वर्ब मस्ट एग्री विथ सब्जेक्ट्स इन नंबर एंड पर्सन। आप ध्यान से देखो कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो एग्रीमेंट है वह प्रायः इन नंबर एंड पर्सन, इन नंबर एंड पर्सन, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्ब मस्ट एग्री विथ सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। अपने नंबर और पर्सन के साथ वर्ब के प्रयोग होने की क्या स्थिति होती है, उसकी क्या कैटेगरी है, यह चैप्टर आपको सिखाता है। इसे एक हम और नाम से जानते हैं कंकॉर्ड। कंकॉर्ड, इस चैप्टर को हम कंकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। कंकॉर्ड क्या है? कंकॉर्ड means a harmonious relationship between two grammatical item। यह है वर्ब सब्जेक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कंकॉर्ड। और कंकॉर्ड का मतलब होता है ए हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रामेटिकल आइटम्स। अब आप इसमें देखिए ये क्या है, इसे हम एक सेक्शन के तहत पढ़ते हैं। कंकॉर्ड, कंकॉर्ड इसका पहला कंकॉर्ड ऑफ नंबर। इस चैप्टर का पहला सिद्धांत, पहला रूल्स है कि सिंगुलर सब्जेक्ट डिमांड्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट डिमांड्स प्लूरल वर्ब। इसे हम यस या पीपी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इस सिद्धांत के रूप में हम इसको अपनाते हैं। एक मेन पहला सिद्धांत होता है। इसका तो दूसरा सिस्टम होता है नंबर सिस्टम्स इन नाउन एंड प्रोनाउन। नंबर सिस्टम नाउन और प्रोनाउन के साथ अब आप ध्यान से देखो, यहां पर एक मिनट के लिए इसे आप ड्रॉप करें और हम सिर्फ नाउन को देखें तो जनरली होता क्या है, यस एक ऐसा लेटर है, ये क्या है, एस इज मार्कर, एस इज ए मार्कर ऑफ प्लूरल।
एस इज मार्कर ऑफ प्लूरल, किसके साथ? नाउन के साथ। अर्थात हम नाउन में जब यस को लगा देते हैं तो वह नाउन प्लूरल बन जाता है। लेकिन यहां पर सेकेंड एस क्या है? सेकेंड एस इज ए मार्कर ऑफ सिंगुलर। अब यहां पर ये नाउन है और यहां पर ये वर्ब है। अब ध्यान से देखना, नंबर सिस्टम क्या है? अगर किसी नाउन में यस लगा देते हैं तो वह नाउन प्लूरल बन जाता है, और किसी वर्ब में अगर हम यस लगा देते हैं तो वह वर्ब सिंगुलर बन जाता है। अब आप देखो, जैसे बॉय में लगाएंगे यस तो ये प्लूरल नाउन बन जाएगा, और अगर गो में लगाएंगे यस, ये गो प्लूरल वर्ब है और ये गो सिंगुलर वर्ब है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हर वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है, उसे सिंगुलर बनाया जाता है, जबकि हर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसे प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं आगे। कंकॉर्ड पर्सन, कंकॉर्ड पर्सन। अब यहां पर आप अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारे जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आप देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं, जैसे आई है, वी है। सेकंड में क्या आप देखते हैं, यही चीज होती है, यू है और यू है। थर्ड में आप क्या देखते हैं, सिंगुलर में क्या होता है, ही हो जाता है, सी होता है, इट होता है, और ये प्लूरल में होता है दे। ये कंकॉर्ड पर्सन क्या है? अब ध्यान से देखो, इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है, इनके साथ भी प्लूरल वर्ब। अब इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। आप कह सकते हो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर के बाकी जितने भी आपके पर्सन हैं, सबके साथ कौन सा वर्ब आता है? प्लूरल वर्ब आता है। आर यू क्लियर? चलिए फर्दर देखते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस, इसमें इस टॉपिक में कुछ आपको अपवाद भी मिलेंगे। अपवाद आप देखो क्या क्या होता है। जैसे पहला क्या है, अभी तक आपने ये देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। ये एक सामान्य सिद्धांत है किसका? वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट का या कंकॉर्ड का। लेकिन यहां पर कुछ इसके एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन पहला क्या होता है, जैसे कि जितने भी पास्ट, द पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, पहला एक्सेप्शन आप देखना, पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, यानी वह क्रिया जो अपने पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट फॉर्म के रूप में होती है, वह इस नियम से परे होती है, वह इस सिद्धांत से परे होती है। आप एग्जांपल देखो, जैसे अगर यहां कहें राम गोस, अब आप देख रहे हो दिस सेंटेंस फॉलोज द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहां पर देखें आई गो, अब ये जो क्रिया है, ये क्रिया सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार आई है, ये क्रिया सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के अनुसार आई है, इसलिए इसमें परिवर्तन है। लेकिन अगर यही हम लिखें राम वेंट, आई वेंट, आप देख रहे हैं इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है। तो क्या नियम है? द पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आर इनवेरिएबल, इनवेरिएबल
एबल। इनवेरिएबल का मतलब होता है पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आर अनचेंजिंग मूड, ये अपरिवर्तनीय होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट टू बी ग्रुप के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं को छोड़ करके, टू बी ग्रुप के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, इनको छोड़ करके, आने वाली क्रियाओं को छोड़ करके बाकी पास्ट फॉर्म की सभी क्रियाएं इस नियम से परे होती हैं। पहला अपवाद है, क्योंकि अगर यहां करेंगे, अब देखो जैसे दे आर होगा, ही इज होगा, तो ये इसको हम इससे परे मानते हैं। दूसरा अपवाद क्या है? सेकंड इसका एक्सेप्शन क्या है? सेकंड इसका एक्सेप्शन है ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज मतलब जितने भी 13 इनकी संख्या होती है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मे, माइट, नीड, देयर, ऑट टू, यूज टू, शुड, ये सभी प्रकार की जो मॉडल्स क्रिया हैं उनके अंदर तो मार्जिनल होते हैं। मार्जिनल में क्या आता है? मार्जिनल में आपका आता है डेयर, नीड, यूज्ड टू। ये क्रियाएं भी अब इस नियम से परे होते हैं, अर्थात आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, इन सब के साथ सभी प्रकार के ऑक्सिलरी का प्रयोग किया जा सकता है। इन सब के साथ कैन, कुड, विल, वुड, एक्सेट्रा, all types of modal auxiliaries can be used with all types of subject, whether singular or plural. ओके, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा इसका अपवाद क्या है? एडवर्ब ऑफ इम्प्रोबेबल। एडवर्ब ऑफ इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, जो परिवर्तित न हो सके। अब यहां पर ऐसी ऐसी तमाम क्रिया हैं कि जहां पर हम उसको परिवर्तन लिखते, कहां होता है ये आप देखो ध्यान से। अगर यहां पे लिख दें इफ आई वेयर यू, यदि मैं तुम होता, ऐसे कंडीशन में एडवर्ब ऑफ इम्प्रोबेबल में किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा याद रखो कि पास्ट टेंस का प्लूरल वर्ब वेयर का ही प्रयोग किया जाता है। कब? जब आपकी स्थिति इम्प्रोबेबल हो। अब यहां पर देखें, इसे हम कह सकते हैं, इसका एक और हम अगर जानना चाहें, सपोजिशनल सेंटेंसेस। अब यहां पर क्या है? सपोजिशनल सेंटेंसेस में क्या क्या होते हैं आप देखो, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो काल्पनिक बातों को प्रकट करते हैं, जिनका यथार्थ जीवन में कोई महत्व नहीं है। ऐसे सभी प्रकार के शब्दों को प्रकट करने के लिए इनके साथ हमेशा पास्ट टेंस की बहुवचन क्रिया वेयर का ही प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए इसका एक तीसरा खंड क्या होता है? अनफुलफिल्ड विश। अनफुलफिल्ड विशेष में अक्सर विश एक ऐसा शब्द है जो किसी के साथ है, आई के साथ आए, वी के साथ आए, दे के साथ आए, ही के साथ आए। तो
ये अनफुलफिल्ड, इनके साथ जब विश का प्रयोग ऐसी स्थिति को प्रकट करने के लिए किया जाए जहां पर वह इच्छा पूरी न हुई हो, तो भी इनके बाद जो क्लास आता है, इनके बाद जो ये क्लास आता है, वो क्लास हमेशा पास्ट टेंस की बहुवचन क्रिया वेयर के साथ ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विश आई वेयर ए, आई विश आई वेयर ए मिलियनरी, मेरी इच्छा है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। तो ये अनफुलफिल्ड विश है। तो अनफुलफिल्ड विश को प्रकट करने के लिए इस विश का प्रयोग जिस किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, तो उनके बाद आने वाले क्लास में चाहे जिस प्रकार का करता हो, सिंगुलर में हो, प्लूरल में हो, चाहे जिस जेंडर में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उनके साथ हमेशा पास्ट टेंस की बहुवचन क्रिया वेयर का ही प्रयोग किया जाता है। अब आप आगे देखें, ये तो हुआ about you, as far as I am concerned that you will be knowing very well about this chapter, but I am trying to tell you something more about this chapter, and I assure you, if you collect such of things with full concentration, at last when you conclude of your knowledge, then you will find that you have some of the extra thing in this chapter. I assure you. Let us start about this chapter. I have told you about the framework, about the grounds of this topic. हमने आपको इसके टॉपिक के पृष्ठभूमि के बारे में बता दिया कि एक कंकॉर्ड क्या होता है, वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इसके साथ इसके सब्जेक्ट का क्या समझौता होता है, ये इसका एक फ्रेमवर्क था। हम स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स के बारे में। चलो देखते हैं। पहला हम एक नियम आपको बता रहे हैं, एक एक नियम को आप ध्यान से देखो। जब कोई भी नाउन, किसी भी प्रकार का नाउन, उसका पर्सन क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका जेंडर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी नाउन, एक नियम आप ध्यान दो, वह विद, शब्दों पर ध्यान देना, विद है। अब क्या है, टुगेदर विद। अब आप देखो, accompanied by, guided by, headed by, led by। आप ध्यान देना कि here you are reading, here you are taking something not for your only academic, you will be more beneficiary after collection of these things, because such types of words generally are asked in competitive exams, SSC, banking, PO, APO, etc. तो आप इन शब्दों पर विशेष ध्यान देना। मैं बताने क्या जा रहा हूं, पहला नियम बताने जा रहा हूं कि यदि कोई नाउन विद से, टुगेदर विद से, accompanied by से, guided by, headed by, led by, governed by, dominated by, ऐसे शब्दों से फॉलो किया जाए, तो इनके बाद जो नाउन आएगा, वाक्य में आने वाली क्रिया उसके अनुसार नहीं होगी, बल्कि ये जिसको फॉलो करेंगे, जिस नाउन को फॉलो करेंगे, एज ए सब्जेक्ट क्रिया उसी के अनुसार आएगी। आप एग्जांपल देखो, द चीफ मिनिस्टर। अब आप देखो, along with, the chief minister along with his
कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब ध्यान देना, along with accompanied by with या along with together with the chief minister along with his cabinet ministers। अब देखो ये फॉलो कर रहा है बहुवचन को, लेकिन जो क्रिया आएगी वो क्रिया आएगी इज कमिंग। अब आप देखो ये जो इज का प्रयोग किया गया, आपके एग्जाम में क्या होगा, ये लिख दिया जाएगा आर कमिंग। तो जब आर लिख दिया जाएगा इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि इसका रूल्स ये होता है। ठीक है, यहां एज वेल एज भी लिख सकते हैं, एज वेल एज। तो आपको इन शब्दों को याद रखना है। व्हेन a noun as a subject followed by with, together with, as well as, along with, accompanied by, guided by, headed by, led by, governed by, dominated by। तो क्रिया पहले जो आपका नाउन होता है उसी के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ओके, देखते हैं सेकंड। एक एक रूल्स को आप देखते रहिए, निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। दूसरा एक नियम इसका होता है, एक शब्द है ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट लार्ज नंबर ऑफ। अब आप ध्यान दो, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट लार्ज नंबर ऑफ, ये एक ऐसे नाउन हैं जिनसे एक अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है। अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है। हमेशा याद रखना, इनके साथ हमेशा बहुवचन यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट लार्ज नंबर ऑफ। अगर ये फ्रेज है, आप इनको ध्यान से देखना, अगर इनका प्रयोग कभी सेंटेंस में पूछा जाए तो समझ लेना इनसे इनडिफिनिट नंबर का ज्ञान होता है, अनिश्चित संख्या का ज्ञान होता है, और इनके साथ हमेशा बहुवचन। अब आप देखो ध्यान से, ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज आर, इनसे अनिश्चित और इनके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इन्हीं के स्थान पे यही चीज हो जाए, द नंबर ऑफ बॉयज। अब आप द नंबर से डिफिनिट नंबर का एक निश्चित संख्या यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका ज्ञान होता है। इसके साथ हमेशा एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब आप कंपेयर करना, ए नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड द नंबर? ए नंबर मीन्स इंडिफिनिट नंबर्स, यू use plural form of the verb with the number of the you use singular form of the verb। तो ए नंबर आपके साथ बहुवचन, द नंबर आपके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो एक ज्यादातर अभी हम अध्ययन कर रहे थे, देख रहे थे ईच और एग्री के प्रयोग के बारे में। आपके एसएससी कंपटीशन में हमने देखा था। अब मान लो कि दो नाउन जैसा कि कॉमन नाउन, अगर एक कॉमन नाउन के पहले, चलिए हम ले लेते हैं कैट। एक कॉमन नाउन के पहले इस कॉमन नाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए, दो एडजेक्टिव का प्रयोग। अब आप देखो, ए ब्लैक एंड व्हाइट। अब आप देखो कैट, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट, इस कॉमन नाउन के लिए हमने दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया, और दो एडजेक्टिव में पहले वाला एडजेक्टिव
कंटेन्स इन इट आर्टिकल ए एंड द। अब यहां पर इसका मतलब क्या होगा कि यह कॉमन नाउन एक है जिसकी दो विशेषता बताई जा रही है। यहां तात्पर्य होगा कि एक ही ऐसी बिल्ली है जो काली भी है और सफेद है, तो इसके साथ प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा अर्थात इज। लेकिन अगर इसी एडजेक्टिव के दोनों एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर दें, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट, इसका मतलब एक काली बिल्ली अलग है और सफेद बिल्ली अलग है, तो ए व्हाइट एंड ए ब्लैक कैट आर मूविंग। अब यहां पर ये जो कैट है यह भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है। इस कॉमन नाउन को की विशेषता दो एडजेक्टिव बताई जा रही है, लेकिन दो में एक के साथ लगा है आर्टिकल, अर्थात वो एक ही है। लेकिन दोनों एडजेक्टिव के साथ अगर आर्टिकल लगा दिया जाए, इसका मतलब यह दो है, बहुवचन में है। यहां एकदम यस से यस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, लिख दिया जाता है, ऐसा करेक्शन आता है, ईच पेन एंड पेंसिल। अब देखो, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन में चाहे जिसके पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो, ईच पेन एंड पेंसिल, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान दो, पहले के साथ लगा है तो भी सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच पेन एंड ईच पेंसिल प्लस सेम रहेगा। ईच यहां रहे या न रहे, लेकिन दोनों का तात्पर्य एक वचन क्रिया से होता है और दोनों स्थिति में सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब ही प्रयोग किया जाता है। अब आप देखो, नेक्स्ट देखते हैं। आप जानते हो आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर दो नाउन आइदर आर से जुड़े हों, नाइदर नॉर से जुड़े हों, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, तो दो नाउन जब इनसे जुड़े हों तो जो नाउन इनके बाद आता है हम क्रिया का प्रयोग उन्हीं के अनुसार करेंगे। अब आप देखो, आइदर ही आर हिज फ्रेंड्स। अब देख रहे हो, ही और हिज फ्रेंड्स, ये दो नाउन प्रोनाउन आइदर और आर से जुड़े हों। अब क्या है, तो इनके बाद जो नाउन आया है हम सब्जेक्ट क्रिया का प्रयोग उसी के अनुसार करेंगे। यहां होगा आर गिल्टी, ठीक, नॉट ओनली ही बट आल्सो दे। अब बताओ क्रिया किसके अनुसार आएगी, ही के अनुसार आएगी या दे के अनुसार? तो आपके पास नियम है कि आइदर आर, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े दो नाउन का प्रयोग जब किया गया हो तो जो इनके बाद आए हो, आर के बाद आने वाला नाउन, नॉर के बाद आने वाला नाउन, बट आल्सो के बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही मेन क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो बट दे आर इनोसेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसे शब्द आते हैं उनके लिए आपको जो एरर फॉर्म आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एरर फॉर्म आता है, जैसे आप देखो, एक इंग्लिश में आपका चैप्टर है इन डिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन में आप देखो क्या क्या होते हैं, everyone,
एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीवन, नो वन, समवन, ऐसे कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अब यहां पर होता क्या है कि इनके साथ सेंटेंस में जब भी आपको प्रयोग करना हो तो आप ध्यान देना, हिज, हर, हिमसेल्फ, हर सेल्फ का ही प्रयोग किया जाता है इनके। अब जैसे एवरीबॉडी इज डूइंग, अगर लिखा रहे देयर ड्यूटी, अब आपको गलत करना हो तो क्या गलत करेंगे आप? यहां पर ये गलत है क्योंकि इनके साथ नियम है थर्ड पर्सन के ही प्रयोग किए जाते हैं। तो एवरीबॉडी इज डूइंग हिज ड्यूटी। क्लियर? और इनसे आप ये पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन सब का प्रयोग पर्सन के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं जैसे एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ऐसे ये अनिश्चित, अब वहां प्रोनाउन पर्सन के लिए थे और ये वस्तु के लिए आते हैं, ये क्या थिंग्स के लिए आते हैं। तो इनके लिए हमेशा इट, इट्स या इट सेल्फ का ही प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण आप देख लो, एवरी थिंग इज करेक्ट इट सेल्फ, ये चीजें होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे ढंग से इसको लिया होगा और वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट यानी कंकॉर्ड से संबंधित कुछ स्पेशल रूल्स हम आपको लेके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। फॉर द टाइम, गुड लक, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।